नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अक्षर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आयोग के द्वारा आपके कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर की एक विज्ञप्ति जारी करी गई है। तो उसी में हम सबसे पहले आज देखेंगे आपका प्रीवियस ईयर का पेपर। देखेंगे हम कि आपका जो 2024 में आपका एग्जाम हुआ था उसमें हम ये देखेंगे कि आपका जो एग्जाम था वो किस तरीके से था और आपको आगे किस अप्रोच के साथ आपको चलना चाहिए। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज की वीडियो को। देखेंगे हम कि आपके जो है आयोग के द्वारा कैसे कैसे प्रश्न दिए गए थे। सबसे पहले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो आपका पेपर ये है आपका, अगर मैं बात करूं तो ये आपका सेट एफ है। एफ सेट की मैं बात करूंगी और यहाँ पे जो है आपकी हिंदी दे रखी है। तो हिंदी से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम हिंदी में कि आपका जो पहला प्रश्न है, ये जो पहला प्रश्न है इसमें क्या प्रश्न रहने वाला है। तो दिए गए शब्द का विलोमार्थी विकल्पों में से चुनिए। रिपु जो हमें विलोमार्थी शब्द इसके निकालने, तो अरित, सेवक, मित्र, या अरि। तो अगर मैं बात करूं तो रिपु का जो विलोमार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मित्र। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर मूव करते हैं। स्वर या मात्रा की दृष्टि से दिए गए अशुद्ध शब्द को अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप को विकल्पों में से चुनिए। जग प्रताप, जग प्रतापण, जग जग प्रत्यापण, या जगत पर्ण। तो हमें इसमें देखना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए ये क्वेश्चन जो आपके कैसे सॉल्व होते हैं, ये आपके होते हैं संधि के थ्रू। तो हमें यहाँ पे संधि निकालनी पड़ती है, संधि के हिसाब से ये प्रश्न सॉल्व होते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तीसरा प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन इच्छा का पर्यायवाची है। तो भाई यहाँ पे इच्छा शब्द दे रखा है, इस इच्छा शब्द का हमें यहाँ पे पर्यायवाची देखना है। तो क्या क्या होगा इसमें, ऑप्शन दे रखे आपका यातना, लिप्सा, स्प्रह, ये कामना। तो अगर मैं बात करूं तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यातना। तो यातना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर मूव करते हैं। चौथा प्रश्न आपका रहने वाला है कि दिए गए शब्दों का विलोमार्थी विकल्पों में से चुनिए। देखो तो यहाँ पे अगेन आपकी जो है यहाँ पे विलोमार्थी शब्द दिए गए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंधकार, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पांचवें प्रश्न की ओर मूव करते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न आपका रहने वाला है कि चोर के पैर नहीं होते। मुहावरे का सही अर्थ है पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होना, चोरी करने पर जेल जाना ही पड़ता है, पापी का मन स्थिर होता है, पापी का मन अस्थिर होता है। तो चौथे का अगर मैं पांचवे का अगर मैं बात करूं तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी इसमें राइट आंसर हो जाता है कि पापी का मन अस्थिर होता है। चलिए मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, में अलंकार है उपमा, रूपक, अनुप्रास या फिर यमक। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रास, बिल्कुल सही। जिनने ये प्रश्न किया है जिनका ये प्रश्न पत्र है इन्होंने भी जो है यहाँ से बिल्कुल सही किया। तो अनुप्रास इसमें राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इनमें, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या अगर मैं बात करूं सातवें की, प्रश्न संख्या अगर सातवें की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो सातवा है ये लिखा नहीं गया है। चलिए तो प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें तो 7 क्या लिखता है, सबके समान अधिकार पर विश्वास के लिए शब्द है प्रगतिवाद, अधिकारवाद, समाजवाद या अधिकारी। तो सातवें का अगर मैं बात करूं तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाजवाद, इसमें राइट आंसर समाजवाद हो जाएगा। चलिए आठवें प्रश्न की ओर मूव करते हैं और आठवां प्रश्न आपका कहता है जिसे किसी से लगाव ना हो के लिए एक शब्द। तो क्या इसमें आंसर हो जाएगा, तो एट्थ का क्या हो जाएगा भाई, निर्लिप्त, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो निर्लिप्त यानी कि इसको जो है किसी से लगाव नहीं है। और ये जो आंसर है मैं बिल्कुल आपको एकदम राइट बता रही हूँ क्योंकि ये आपके आयोग के आंसर की है। आयोग के आंसर की के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको सभी आंसर्स दे रही हूँ। चलिए नाइन्थ प्रश्न की ओर मूव करते हैं। नवा प्रश्न आपको जो है ये वाक्य है, वाक्य बताना है। वाक्य, हे डैश तुम कहाँ हो में रिक्त स्थान में के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, समुद्र, कमल, अबला या प्रभु। तो नाइन्थ का क्या आंसर होगा भाई, नाइन्थ की मैं बात करूं तो हे प्रभु तुम कहाँ हो। इस तरीके से आपका ये जो है वाक्य बन रहा है। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या आता है, वाक्य, अगेन वाक्य दे रखा और यहाँ पे आपको वाक्य की पूर्ति करनी है। आपके दर्शन बड़े डैश है में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है भले, दुर्लभ, दुखदाई या सुखदाई। तो 10वें का क्या आंसर हो जाएगा भाई, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आपके दर्शन बड़े दुर्लभ है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वें प्रश्न की ओर बात करते तो निम्नलिखित में से कौन
आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची शब्द की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? 11वें प्रश्न की भी बात करें तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विपथगा। विपथगा इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वें प्रश्न की ओर मूव करते हैं। आंख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का सही अर्थ है। आंख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कि धनी परंतु अक्लमंद, गरीब परंतु मूर्ख, धनी परंतु मूर्ख, गरीब परंतु अक्लमंद। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनी परंतु मूर्ख। चलिए नेक्स्ट 13वें प्रश्न की ओर बात करते। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा में अलंकार है। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा, इसमें अलंकार की बात करी जाए तो अलंकार कौन सा हो जाएगा भाई? इसमें 13वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उपमा, रूपक, अनुप्रास या यमक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपमा। उपमा जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर मैं बात करूं 14वें प्रश्न की, तो 14वां प्रश्न आपका क्या कहता है? 14th क्वेश्चन की अगर मैं बात करते हैं तो 14th वाला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है? तो 14वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा इसमें? चलिए, स्वर या मात्रा की दृष्टि से दिए गए अशुद्ध शब्द के शुद्ध रूप को विकल्पों में से चुनिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? तो निर्लिप्त। अगेन यहाँ पे जो है, यहाँ पे वर्तनी के हिसाब से हमें क्वेश्चंस देने थे। चलिए तो यहाँ पे हमने देख लिया कि आपका जो है 14 क्वेश्चंस आपके जो है किसमें दे रखे हैं? आपके हिंदी के। तो हिंदी के 14 प्रश्नों को हमने देख चुका। चलिए 15वें प्रश्न की ओर मूव करते हैं और 15वां प्रश्न आपका कहता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। हिंदी में तो आपका जो है यहाँ पे प्रिंट खराब हो रखा है, लेकिन हम इंग्लिश में ही देख लेते हैं। तो इंग्लिश आपका बेसिकली किससे संबंधित आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आ रही है, यानी पॉलिटी से आ रहा है। अब आपको जो है 8 क्वेश्चन जो आपको 8-9 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के देखने पड़ेंगे। हमने देखा था सिलेबस में कि आपके जो जीएस के जितने भी तमाम सब्जेक्ट हैं सभी को जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। चलिए देखते हैं पहले 15वें प्रश्न को। कहता है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक मिनट, भारत के संविधान का कौन सा भाग देखो यहाँ पे आंसर जो है ना, क्वेश्चन जो पूरा ठीक से देखने को नहीं आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। हाँ चलिए बात करते हैं। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडिया ऑफ स्टेट। देखो यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, बट स्टिल हम जो है यहाँ पे आंसर करेंगे। तो आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट कौन बताता है भाई? डीपीएसपी, यानी कि राज्य के द्वारा ही राज्य को कल्याणकारी राज्य के लिए क्या दिए गए? यहाँ पे निर्देश दिए गए। तो यहाँ पे 15वें का आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलो भाई आगे देखते हैं 16वें प्रश्न में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? प्रधानमंत्री, दिल्ली का उपराज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इस कौन होता है भाई? तो यहाँ पे तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे आपका जीएनपी से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी का अर्थ है देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य का मूल्यह्रास, देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य और विदेशों से शुद्ध कारक आय, देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य। चौथा देता है कि देश में सभी लेन देन का कुल मूल्य। तो जीएनपी का मतलब क्या होता है भाई? 17वें प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई? देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य और विदेशों से शुद्ध कारक आय, ये आपका जीएनपी होता है। चलिए आगे देखते हैं 18वें प्रश्न में। शैक्षणिक संस्थानों में 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण कब से शुरू किया गया था? तो भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो आपका किससे संबंधित आ गया, ये थोड़ा बहुत हम रिलेट कर सकते हैं इसे, कॉन्स्टिट्यूशन से तो आएगा ये, लेकिन जो ये 2024 में हुआ था, तो 2024 और 19 के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसे? लिटिल ये करंट अफेयर्स और लेटेस्ट न्यूज से भी रिलेटेड है ना। तो 18वें प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई? ये आपका 2019 से जो है यहाँ पे 103वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को आरक्षण से संबंधित प्रावधान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 19वें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला जन आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो कौन सा सबसे पहला था? तो सबसे पहला कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन। आपको पता है जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो उसके बाद जो है यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन चला था कि भाई हम अपने भारतीय वस्तुओं को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में चला था, भारत छोड़ो आंदोलन सबसे आखिरी में यानी कि 1942 में, और खिलाफत आंदोलन जो है
16 के आसपास चला था। चलिए, कंप्यूटर के लिए ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूं, ओएस संक्षिप्त नाम का आमतौर पर अर्थ होता है ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। चलिए तो आगे देखते हैं 21वें प्रश्न की और 21वां प्रश्न कहता है आपका कि भाई निम्नलिखित स्थितियों में किसके तहत एक सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है। यहाँ पे निलंबन की बात आ रही है। तो किसी भी आपराधिक अपराध के संबंध में उसके खिलाफ एक मामले के लिए, सरकारी कर्मचारियों के बीच छोटे मोटे झगड़ों के लिए, देर से ऑफिस आने के लिए या अवज्ञा के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो तीनों जो है यहाँ पे थोड़ा ये कोई रीजन नहीं लगते, लेकिन अगर कोई आपराधिक कार्य करता है या शत्रु के साथ, एनिमी के साथ अगर उसने कोई संबंध स्थापित किए हैं तो उस कंडीशन में हम जो उसकी सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22वां प्रश्न कहता है आपका, 22वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है। चट्टान सामग्री के नमूने, प्राचीन महाकाव्य, यात्रियों का विवरण या पुराने नक्शे। तो क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा? 22वें प्रश्न का क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से भौगोलिक जानकारी के स्रोत, भौगोलिक जानकारी के स्रोत नहीं है तो प्राचीन महाकाव्य। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो चट्टानी सामग्री के नमूने इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्राचीन महाकाव्य भी है, कई बार जो है काव्य के थ्रू जो है यहाँ पे भौगोलिक भी बताई जाती है। चलिए अगर मैं बात करूं तो इसमें राइट आंसर मेरे ख्याल से बी इसमें राइट आंसर होगा। प्राचीन महाकाव्य जो है इसमें राइट आंसर होगा। ए इसमें जो है राइट आंसर नहीं होगा। तो बी की इसकी बात करूं तो बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन महाकाव्य, यात्रा के विवरण भी आते हैं इसमें, पुराने नक्शे भी आते हैं। चलिए 23वें प्रश्न की बात करते हैं कि भविष्य निधि अग्रिम आहरण की स्वीकृति कब समाप्त हो जाएगी। 4 महीने की समाप्ति पर, 3 महीने की समाप्ति पर, 6 महीने की समाप्ति पर या फिर 5 महीने की समाप्ति पर। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 23वें का। तो 23वें का राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने की समाप्ति पर यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। चलिए अगेन 24वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। 24वां प्रश्न आपका कहता है कि जैन धर्म के महान गुरुओं को किस रूप में जाना जाता है। भाई जैन धर्म के महान गुरु हुए थे, जो आपको पता है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो है हमारे दो धर्म थे प्राचीन समय पे। तो उनके महान गुरुओं को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कह के इनको जो है पुकारा जाता है, तीर्थंकर कह के पुकारा जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट 25वां प्रश्न, विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या पुनर्निर्माण और विकास के अंतरराष्ट्रीय बैंक। तो 25वें का क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई? 25वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुनर्निर्माण और विकास, इंटरनेशनल बैंक एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। 26वां प्रश्न कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है। आप देखो खिलाड़ी से संबंधित भी आ रहा है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कैलिन मैप्पे, लियोनेल मेसी, अलेक्जेंडर जिर्व। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26वें का अलेक्जेंडर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27वें प्रश्न की बात करते हैं। 27वां प्रश्न क्या था आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो इंडिया में, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है कि NH7 की मैं बात करूं तो नेशनल हाईवे NH7 जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए आगे देखते हैं। 28वें प्रश्न की बात करते हैं। मियादी हुंडी निम्नलिखित में से किससे विशेषताओं में बहुत समान है? विनियमन एवं विनियमन का एक निर्माण बिल, एक वचन पत्र, पोस्ट डेटेड चेक, एक डीम्ड ड्राफ्ट। 28वें का मैं बात करूं तो 28वें का क्या हो जाएगा? ए इसमें राइट आंसर होगा। चलिए 29वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो 29वां प्रश्न आपका क्या कहता है भाई? 29वें प्रश्न को हम पढ़ते हैं। कहता है कि कोटेशन या बोली के बिना सामान खरीदने के लिए वित्तीय सीमा क्या है? अ परचेज गोल्ड विदाउट कोटेशन और बिट्स। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये इशू हो रहा है कि यहाँ पे लैंग्वेज में क्लियर समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा प्रिंट जो है खराब हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में इश्यूज आ रहे हैं। तो 29 का क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? 25,000 रुपए इसमें राइट आंसर होगा। चलिए
तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी लघु अवधि में एक विनिर्माण फर्म के लिए एक निश्चित लागत है? ऊर्जा की लागत, कच्चे माल की लागत, भवनों पर बीमा, श्रमिक को ओवरराइड भुगतान। तो क्या इसमें राइट आंसर होगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा भवनों पर बीमा, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग्स। चलिए, थोड़ा इकोनॉमी को हम देखें तो इकोनॉमी लिटिल हम बोल सकते हैं कि टफ आई है। तो जीएस का अगर मैं बात करूं तो जीएस में जीएस अगर अभी तक हमने सॉल्व किया तो जीएस हम बोल सकते हैं कि जीएस जो है मॉडरेट टू हाई जा रखी है, मॉडरेट टू हाई लेवल हम इसमें बोल सकते हैं। चलिए, निलंबित कर्मचारी जब बीमार होने की सूचना देता है तो स्वीकृत तो अगर मैं बात करूं तो निलंबित कर्मचारी जब बीमार होने की सूचना देता है तो ऋणवास स्वीकृति मांगता है, उसे अनुमति दी जाएगी। आधा वेतन अवकाश की कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी या फिर अवकाश दिया जाएगा, असाधारण छुट्टी दी जाएगी। तो 31 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। चलिए, अगर मैं बात करूं एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, ये 2020 में जो आई थी। तो एनईपी 2020 के मूलभूत स्तंभ निम्नलिखित कथनों में से कौन से हैं? तो कौन कौन से? अभिगमन, समर्थन या जवाबदेही, लचीलापन, गुण या इक्विटी, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, काउंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी एंड इक्विटी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय चूजिंग द कोड। कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? तो 32वें का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्सेसिबिलिटी भी है, अफोर्डेबिलिटी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है, और मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वालिटी और इक्विटी भी है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें राइट आंसर, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं आएगा। चलिए, 33वें प्रश्न की भी बात करूं तो एक आरोपी अधिकारी की सहायता करते समय एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के पास एक समय में कितने अनुशासनात्मक मामले हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं भाई? हाउ मैनी डिसिप्लिनरी केसेस कैन बी असिस्ट a retired government servant have at a tenure while assisting an accused officer? तो कितने हो सकते हैं उसमें भाई? 5 से ज्यादा उसके पास जो है मामले नहीं हो सकते। चलिए, 34वें प्रश्न की बात करते हैं। 34वां प्रश्न कहता है द बिल्डिंग इन फतेहपुर सीकरी आर बिल्ट बाय यूजिंग मोस्टली विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किन से बने हैं? मार्बल, सैंडस्टोन, फ्राइड ब्रिक्स या रेडस्टोन? तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा भाई? जो फतेहपुर सीकरी में जो बने हैं, किससे बने हैं? लाल बलुआ पत्थर बोलते हैं हम जिन्हें, उनसे बने हुए। चलिए, अगेन यहाँ पे हिंदी में क्लियर नहीं दिख रहा है फॉन्ट हमें, तो हम इंग्लिश में ही देखेंगे। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड संस्कृत was firmly established as the language of royal inscriptions? तो मगध एम्पायर, कुषाण एम्पायर, गुप्त एम्पायर या मौर्य एम्पायर? तो 35वें का क्या आंसर हो जाएगा भाई? गुप्त एम्पायर के टाइम पे जो है ये स्टैब्लिश हुई थी। चलिए, क्वेश्चन दे रखा है 36, तुलसीदास द ग्रेट हिंदी पोइट lived during the period of अकबर, बहादुर शाह जफर, बाबर एंड शेरशाह सूरी। तो कब था भाई ये? अकबर के समय पर जो है आपके तुलसीदास थे। चलिए, 37 की और बात करते हैं। 37 क्या कहता है आपका? इन विच ईयर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड? देखो, ये जो एक्ट रिलेटेड है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेसिकली देखा जाए ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि आपके आर्टिकल मैं बात करूं तो आर्टिकल 21 से डायरेक्ट जो है रिजेंबल करते हैं। तो जो भी आर्टिकल जो भी आपके एक्टेड होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 37 की मैं बात करूं तो 1981 में जो है इसका स्टैब्लिश हुआ था। चलिए, टमाटर किस अम्ल की प्राकृतिक स्रोत है? यानी कि टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? टैट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड? तो इसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन है। साइट्रिक एसिड का जो है ये एक नेचुरल सोर्स होता है क्योंकि खट्टापन होता है ना। तो बेसिकली जिन भी फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स में हमें जो खट्टापन देखने को मिलता है वो बेसिकली आर द सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड। चलिए, अभी आगे बात करते हैं आपके 39 की। तो व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर इशूइंग सेंसेशन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट? सरकारी कर्मचारी के अभियोजन के विरुद्ध प्रतिबंध जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो 39 का क्या हो जाएगा भाई? 3 महीने। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 महीने। चलिए, a day is added when a man crosses the international date line from नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू साउथ? 40 का क्या आंसर हो जाएगा भाई? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। चलिए, अब देखो
A court official was appointed with a grade pay of rupees 4600 in a scale of PB2 in 6th CPC. After the 7th CPC he belongs to 41 का क्या आंसर हो जाएगा? लेवल 7. अगर छठवां लेवल है तो उसके बाद किसमें जाएगा? ये 7वें लेवल पे जाएगा. यहाँ पे आंसर आप देख ही सकते हो कि भाई वो 6 लेवल पे है और उसकी 6th सीपीसी है, तो अब वो 7th में जाएगा तो उसका लेवल कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा. चलिए आगे देखते हैं 42. आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सबसे अधिक संभावना है इसकी है निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की, बचत के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की, ब्याज दरों में वृद्धि की, कराधान दरों में वृद्धि की. तो 42वें का प्रश्न क्या हो जाएगा? निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की. चलिए ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका. महासागरीय धाराएं किसके कारण होती है? स्थायी हवाएं, मानसूनी हवाएं, पश्चिमी हवाएं या आवधिक हवाएं. तो 43 का प्रश्न क्या हो जाएगा भाई? स्थायी हवाएं. चलिए स्थायी हवाएं, परमानेंट विंड्स. जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाए तो when bleaching powder is treated with carbon dioxide, then there is no reaction, calcium chloride is formed, it absorbs the gas, क्लोरीन गैस इज रिलीज. तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा भाई? कि जब जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो उसमें क्लोरीन गैस जो है रिलीज होगी. चलिए मड़ाई उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का आदिवासी त्योहार है? छत्तीसगढ़, मणिपुरी, असम, बिहार. 45. तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़. देखो मैंने आपसे बताया था जब मैंने सिलेबस डिस्कस कराया था उसमें हमने देखा था कि 14 मार्क्स का जो है यहाँ पे आपसे अदर स्टेट्स और यूटीज जो है उनका भी थोड़ा बहुत जीके या जीएस जीके तो नहीं बट हाँ जीके ही पूछा जाएगा. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे उनके फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए. तो मड़ाई जो है फेस्टिवल आपको इस तरीके से त्योहार वगैरह भी देखने होंगे. चलिए 46 का आंसर देखिए. तो भक्ति आंदोलन के संस्थापक शंकराचार्य किससे संबंधित है? बंगाल, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, असम. तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा भाई आपके जो शंकराचार्य है जो भक्ति मूवमेंट से बिलोंग करते थे वो साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे. चलिए 47 की मैं बात करूं तो 47वें प्रश्न का अगर हम उत्तर की बात करें तो 47वां प्रश्न कहता है संघ और राज्यों के खाते का एक नया शीर्ष खोलने के लिए कौन अधिकृत है? Who is authorized to open a new head of account of union and state? Comptroller and Auditor General, Budget Division, Controller General Account, General of Accounts, Chief Accounting Authority. तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा भाई लेखा के नियंत्रण जनरल. चलिए अगेन जो है आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि समुद्र में ज्वार का कारण है. Tides in the ocean are caused by gravitation of earth, gravitational attraction of the sun or the moon, attraction of the moon, spherical surface of the moon. तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन और सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्व या आकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स. चलिए 50 का बात करें 49 की मैं बात करूं तो 49 वाला क्वेश्चन जो है ठीक से हमें दिख नहीं रहा है बट स्टिल हम आई विल ट्राई टू मेक इट विजिबल. द क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन. आई डोंट नो यहाँ पे लिखा क्या है बट स्टिल मैं आपको 49 क्वेश्चन अगर आपको दिख जाएगा अगर आपको सेट एफ मिलता है तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि 49 जो प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 प्रश्न का जो राइट आंसर है वो रियल वर्ल्ड आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है. तो ज्यादा तो क्लियरली दिख नहीं रहा है बट स्टिल हमने जो है ट्राई किया था. तो अगेन यहाँ पे 50 क्वेश्चन हिंदी में तो नहीं दिख रहा बट हम इंग्लिश में देखेंगे. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इग्निशियस रॉक? मार्बल. तो यहाँ पे मैं बात करूं तो मार्बल, ग्रेनाइट, सेल या क्वार्टजाइट. तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा भाई ग्रेनाइट. इसमें इग्निशियस रॉक का एग्जांपल है. इग्निशियस रॉक है. चलिए हाउ मच अमाउंट कैन बी रिसीव्ड एज गिफ्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शन लाइक एनिवर्सरीज, रिलीजियस फंक्शंस, वेडिंग बाय अ ग्रुप सी ऑफिशियल. अगेन देखो यहाँ पे थोड़ा और देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. यहाँ पे शासन प्रशासन से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे. तो यहाँ पे 91 का प्रश्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि 7500 तक जो उसकी लिमिट जो हमने सेट की है.
चलिए, तो यहाँ पे आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। टू whom is CCS conduct rules not applicable? Extra departmental agents of the postal department, members of committees, commissions appointed by the government, employee of the non-statutory department canteens, employee of non-statutory departmental canteens, persons appointed in connection with the affairs of the यूनियन। तो इसमें 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 52 का राइट आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट। चलिए 53 की मैं बात करूं तो 53 आपका जो है स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे बेसिकली जो ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो पहला को स्टेटमेंट देता है अटॉर्नी जनरल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए पहला तो यहाँ पे ऑप्शन पहला स्टेटमेंट ये देता है, तो ये स्टेटमेंट तो हमें बिल्कुल सही लग रही है कि जो अटॉर्नी जनरल है, जो आपका मैं बात करूं अटॉर्नी जनरल जिसको महाधिवक्ता कहते हैं या फिर महान्यायवादी कहते हैं, ये आपका जो है किससे रिलेटेड है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसको नियुक्त करता है। फिर दूसरा देखो कि इसी की हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल भी होते नहीं, तो सॉलिसिटर जनरल इज अ स्टैट्यूटरी पोस्ट एंड इज अपॉइंटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमें ये चेक करना है कि सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है या नहीं। तो अगर मैं बात करूं 53 की, तो 53 में देखो ऑप्शन क्या आ रहा है कि स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे भाई, जब इसको अगर इस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो इसको वाइस प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट कर सकता, इसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज राइट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। चलिए 54 की मैं बात करूं, 50 ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? 53 राइट। तो अगेन ये स्लाइड आपके पास आ चुकी है, तो अब हम जो इसको 54 में मूव करेंगे। तो 54 आपका क्वेश्चन है, 54 कहता है कि विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसीविंग द डिसीजन ऑफ अ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कैन बी एग्रीड पर्सन फाइल द फर्स्ट अपील। तो यहाँ पे 54 क्वेश्चन जो है ठीक से नहीं दिख रहा है, मे बी आपका नेक्स्ट स्लाइड में होगा। तो 54 को अगर मैं बात करूं तो 54 का आप लोग देख सकते हैं कि 54 में राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 डेज। 30 डेज इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 की मैं बात करूं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन होल्ड ऑफिस रिस्पेक्टिवली अप टू द एज ऑफ। यहाँ पे बात करी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी एज कितनी होती है। तो 55 की मैं बात करूं तो 65 ईयर जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है और 62 एज होती है जो आपके हाई कोर्ट के जज की होती है। चलिए अगेन ये आपका एमसीक्यू, आपका जो ये एमसीक्यू था वो आपकी पॉलिटी सेक्शन से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 की। तो व्हाट इज नेसेसरी टू ड्रॉ द पे एंड अलाउंस व्हेन अ कोर्ट एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कोर्ट टू अनदर? सर्विस बुक, लास्ट पे सर्टिफिकेट, पे स्लिप या ट्रांसफर ऑर्डर। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा भाई लास्ट पे सर्टिफिकेट। चलिए 57 की ओर मूव करते हैं। 57 आपका कहता है, क्या कहता है 57 कि निम्नलिखित में से दर्शन शास्त्र के किस स्कूल को मूल रूप से लोकायुक्त या भ्रष्टापर के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल इज फिलोसफी वाज ओरिजिनली नोन एज लोकायुक्त एंड बृहस्पति। तो संख्या, वैशेषिक या चारवाक या आजीवक। तो 57 की मैं बात करूं तो चारवाक जो है इससे रिलेटेड है। कितने उपनिषद है भाई? तो कितने उपनिषद है हमारे? उपनिषद की अगर मैं बात करूं तो 108 जो आपके उपनिषदों की संख्या है। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है? तो यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है भाई? आपके जिगर, लीवर, सॉरी यहाँ पे तो ऑप्शन जो है यहाँ पे आयोग ने 59 का 4 बताया, लेकिन अगर मैं बात करूं तो गुर्दे से होता है, किडनी से। चलिए राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? तो राजस्थान की मैं बात करूं तो 60 आंसर देता है कि राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है वो किसके लिए है भाई? ताम्र यानी कि कॉपर के लिए है। चलिए जब दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य की किरणें सीधे इस पर पड़ती है, कौन सा एरिया है वो? दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 61 का प्रश्न क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। चलिए भाई आगे चलते हैं, 62वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। 62वां प्रश्न कहता है कि पे बिल रजिस्टरों को बनाए रखने की अवधि क्या है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 32 वर्ष। तो 65 का 32
62 का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 35 वर्ष। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरो के रूप में नहीं है? तो स्पेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली। तो अगर मैं बात करूं तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका स्विट्जरलैंड। चलिए, स्पेन, फ्रांस, इटली जो है ये किसके देश है? ये आपके यूरोप के देश है। स्विट्जरलैंड आपका यूरोप का देश नहीं, इसलिए यहाँ यूरो नहीं चलता है। चलिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा समुद्री खाद्य निर्यातक बंदरगाह डॉलर मूल्य के पद में सीट से है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा कोची, मंगलूर, विशाखापट्टनम या टूटिकोरिन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। चलिए, 65 में बोला है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, जिसके तहत आपको बोला गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अगर मैं बात करूं तो डीपीएसपी यानी कि 45वें अनुच्छेद में है, और मौलिक अधिकार आपका ये 21 आ के तहत है, का के तहत। चलिए, फॉर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन टू अप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज इनकरेक्ट? तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड गलत है? तो यहाँ पे परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, आवासीय फ्लैट क्षेत्र 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए, परिवार के पास 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, अधिसूचित नगर पालिकाओं में आवासीय भूखंड 10 वर्ग गज से कम होना चाहिए। तो 66 का अगर मैं बात करूं तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ये कि 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। 67 की बात करते हैं, अन्य शर्तों को पूरा करने के अतिरिक्त अनुकंपा नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस पर अब विचार किया जा सकता है? मृतक कर्मचारी की विवाहित बेटी, मृतक कर्मचारी का विवाहित भाई, मृतक कर्मचारी का विवाहित बेटा या मृतक कर्मचारी का विवाहित बहन। यानी कि 67 का राइट आंसर हो जाएगा कि विवाहित बेटी। चलिए, 68 की हम बात करते हैं। 68 प्रश्न अगेन जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे आपका जो है क्या कहता है कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें से केवल 3 में विधानसभा है। 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी लोकसभा में एक सीट है। उपयुक्त कथन पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त कथन पर विचार करना है, तो 68 पर क्या हो जाएगा? कथन ए और कथन 2 बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही, आपके पास भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश तो है, लेकिन उनमें से 3 के पास ही क्या आपकी विधानसभा है, और 5 में केवल एक लोकसभा है, क्योंकि छोटी एरियाज है तो इनमें जो है इसीलिए एक एरियाज है। चलिए भाई, 69 कहता है एलटीसी का लाभ उठाने के लिए एक सरकारी कर्मचारी अपना ग्रहण कर बदल सकता है उसकी संपूर्ण सेवा में एक बार, अपनी संपूर्ण सेवा में 2 बार, प्रत्येक 20 साल में, प्रत्येक 5 साल में। तो अगर मैं बात करें तो एलटीसी का प्रावधान, अगर मैं बात करें तो एलटीसी की प्रावधान क्या है? वंस इन हिज एंटायर सर्विस। तो आयोग ने तो वैसे यहाँ पे वंस इन हिज एंटायर सर्विस बोला गया, लेकिन एलटीसी का मैं बेसिकली बात करूं तो एलटीसी जो है प्रत्येक 5 साल में मिलती है। अब देखो इसमें क्या राइट आंसर था, जो है यहाँ पे क्या राइट आंसर होने वाला। अगर मैं बात करूं तो एलटीसी जो है प्रत्येक 5 साल में मिलती है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि अपनी जो सेवा है उसमें सिर्फ एक बार ही मिलता है। तो यहाँ पे जो है मेरा आंसर अलग आ रहा है, आयोग का आंसर अलग आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे मेरा और आयोग का आंसर में थोड़ा डिफरेंस आया है। चलिए, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको आयोग के आंसर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो आयोग का आंसर ये है। चलिए आगे देखते हैं 70वें प्रश्न की ओर। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस। इस उद्देश्य के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करना, सेवा मामले पर सरकारी कर्मचारी की शिकायत से निपटने के लिए, अस्पृश्यता की प्रथा को रोकना, सरकारी कर्मचारियों को धर्म परिवर्तन गतिविधियों में भाग लेने से। तो 70 का क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई? कामकाजी महिलाओं की यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करना। चलिए 71 का अगर बात करो, 71 क्या कहता है आपका? 71 प्रश्न देखो, 140 प्रश्नों का आपका प्रश्न पत्र बनता है, और यहाँ पे हमने 50% कवर अप कर लिया, यानी कि 70 प्रश्न हम कर चुके हैं। और 70 प्रश्नों में हमने देखा कि अभी तक जितना भी पेपर बनाया है वो मॉडरेट से हाई बना है। हम प्रॉपर इजी भी नहीं बोल सकते, प्रॉपर टफ भी नहीं बोल सकते, लेकिन एग्जाम का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हाई हम बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 71वें प्रश्न की मैं बात करूं तो
शासकों के नाम वाले सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? इंडो यूनानी साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य? तो 71वें प्रश्न का क्या उत्तर होने वाला है? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इंडो यानी कि यूनानी साम्राज्य के लोगों ने जो है सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो D.N. वाचा, दादा भाई नौरोजी, बद्रुद्दीन तैयब जी या W.C. बैनर्जी ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला व्यक्ति? तो 72वें का प्रश्न क्या हो जाएगा भाई? दादा भाई नौरोजी जो है आपके क्या बने थे? ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। चलिए, व्हाट शुड बी द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ अ सिक्योरिटी बियॉन्ड द फाइनल वैलिडिटी पीरियड? तो यहाँ पे 73 का मैं बात करूं तो 73 में राइट आंसर हो जाएगा 45 दिन, 45 डेज। द क्वांटम ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एडवांस एडमिसिबल इज 74। 74 का राइट आंसर हो रहा है यहाँ पे 5000 ऑफ एक्चुअल और एक्चुअल प्राइस ऑफ कंप्यूटर विच एवर इज लोअर। चलिए 75 की मैं बात करते तो निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो कौन सा लिखा गया है भाई? तो 75 की मैं बात करूं तो 75 में पहला जो है यहाँ पे लिखा गया है गद्य में। वेन स्वांग के बारे में प्रश्न पूछा गया है भाई। वेन स्वांग कौन था? जापानीज ट्रेवलर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त? बिल्कुल नहीं, ये जापानीज ट्रेवलर नहीं थे और चंद्रगुप्त के मौर्य टाइम पे भी नहीं आए थे। जापानीज ट्रेवलर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क? नहीं, बिल्कुल जापानीज ट्रेवल तो मैं बोल ही रही हूँ कि जापानी यात्री तो थे ही नहीं है। चीनी ट्रेवलर यानी चाइनीज ट्रेवलर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चीनी यात्री तो थे लेकिन अशोक के टाइम पे नहीं आए थे। ये चीनी यात्री तो थे लेकिन ये वर्धन वंश के टाइम पे आए थे, वो भी हर्षवर्धन के टाइम पे, जब 625 या 29 से आपका जो है वर्धन वंश चलता है, तो ये आपके वर्धन वंश के समय पर आए थे। चलिए अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कॉम्बिनेशन बताना है कि कंट्रीज और उनके पार्लियामेंट्स का। तो इराक, मजलिस, कुवैत, नेशनल असेंबली। इंडिया में देखो आपकी लोकसभा राज्यसभा, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेपाल में आपकी नेशनल पंचायत है। तो यहाँ पे इंडिया और नेपाल तो आपको बिल्कुल सही होगी कि यहाँ पे इनकी संसदों को क्या बोला जाता है। अब जो बात आती है यहाँ पे कि कुवैत, तो कुवैत में भी नेशनल असेंबली बोला जाता है लेकिन इराक की जो है मजलिस नहीं है। मजलिस जो है इराक की नहीं है। 78 की बात करते हैं। Which of the following musician is famous for playing instrument? सितार? रविशंकर, शिव कुमार शर्मा, आमजद अली खान, सज्जद हुसैन। 78 की मैं बात करूं तो रविशंकर इसमें जो है आपके राइट आंसर होने वाले। चलिए, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा? तो भाई 79 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए 80वें प्रश्न की बात करते हैं। 80 प्रश्न की मैं बात करूं, 80 प्रश्न यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है। अब स्टेटमेंट हमें ठीक से पढ़ने में नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या बोला गया है? तो ध्रुपद से संबंधित है ये कि हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक इज ध्रुपद। द पद्मनी इज अ लेजेंडरी नैरेटिव सेट टू म्यूजिक एंड बिलोंग टू मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 80 के राइट आंसर हो जाएगा तीनों। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स आर अबॉलिश्ड बाय जीएसटी? तो जब जीएसटी आया था तो जीएसटी ने कौन से टैक्स को अबॉलिश किया था, यानी कि किसके स्थान पर आया था आपका जीएसटी? तो 81 होगा, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स के स्थान पर आपका जीएसटी आया था। चलिए भाई 82वें का प्रश्न का उत्तर देते हैं भाई। 82वां, द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI combines three indicators. Which of these are the three indicators? Air pollution rate, water pollution, and sanitization, health, education, and environment, infant mortality, life expectancy, and adult literacy rate, crime rate, clean environment, and quality of housing. तो 82 की मैं बात करूं तो infant mortality, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड अडल्ट लिटरेसी रेट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 83, विच इज द मेजर एसेंशियल लाइपोफिलिक vitamin required for the protection of cell membranes and the formation of red blood cells? कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी के गठन के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? तो कौन सा है भाई इसमें? तो विटामिन ई इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं 84 प्रश्न की। भाई अगेन जो है यहाँ पे 84 प्रश्न आपका आ गया।
दांडी मार्च कौन से आंदोलन में हुई थी भाई? तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि दांडी मार्च किस में हुआ था। तो दांडी मार्च आपका किस में हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके तो इसमें हुआ था। मैं मार्च आगे लाया। चलिए, इन द इंडियन कंटेक्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ वोकेशनल गाइडेंस इज, भारतीय संदर्भ में व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए सबसे उपयुक्त चरण क्या है? माध्यमिक चरण, वरिष्ठ माध्यमिक चरण, किंडरगार्टन चरण या प्राथमिक चरण? तो 85वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वरिष्ठ माध्यमिक चरण यानी कि सीनियर सेकेंडरी एज। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये और इंपॉर्टेंट भी है। भारत का संविधान, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन के हिंदी संस्करण को कब अपनाया गया था? अब यहाँ पे बहुत से बच्चे 26 नवंबर देंगे, तो 26 नवंबर ना हो के इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 24 जनवरी को हमने जो है हिंदी में अपने जन गण मन को अपनाया था। चलिए भाई, आमतौर पर अनुशासनात्मक मामले के मूल दस्तावेज को कौन रखेगा? नियुक्ति प्राधिकारी, तत्काल वरिष्ठ अधिकारी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या अनुशासनात्मक प्राधिकारी? तो भाई अनुशासन से संबंधित प्रश्न है तो कौन करेगा? प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, जो आपका प्रेजेंटिंग ऑफिसर होगा वो करेगा। चलिए, 88, एलिफेंटा गुफाएं का संबंध मुख्य रूप से किस हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है? भगवान इंद्र, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या भगवान हनुमान? तो 88वें का क्या हो जाएगा? शिव। एलिफेंटा की जो केव्स है वो किससे रिलेटेड है भाई? शिव से रिलेटेड है। चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है ताकि इसे जंग मुक्त बनाया जाए? तो टिन, कार्बन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। तो 89 का क्या हो जाएगा भाई? क्रोमियम को जो है किसके साथ मिलाया जाता है? आयरन के साथ मिलाया जाता है टू मेक द मटीरियल लस्ट फ्री, यानी कि उसको जंग रोधक बनाया जाए। चलिए, 91, कथन, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कहा गया है? किसमें? पुलिस अधिनियम में, अपराधियों की परिवीक्षा का अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता? तो 90 का क्या हो जाएगा भाई? दंड प्रक्रिया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। चलिए, दादा साहेब फाल्के किस क्षेत्र में दिया गया? तो ये भाई आपका किससे रिलेटेड है? आपका करंट से रिलेटेड है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है किससे रिलेटेड दिया जाता है? फिल्म उद्योग में दिया जाता है। और बेसिकली मेरे ख्याल से 2024 में आपके मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड। चलिए, लाइट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका 92 में। लाइट ईयर किस चीज के लिए होती है? तो मीन डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द सन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ ईयर, मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून। तो बेसिकली लाइट ईयर किससे रिलेटेड है भाई? 92 का। तो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि एक प्रकाश वर्ष में लाइट कितना ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। 93, नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? भौतिक, गणित यानी कि मेडिसिन में दिया, फिजिक्स, गणित शास्त्र, औषधीय साहित्य? तो फिजिक्स में भी दिया जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है। फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है। चलिए, 94, बात करी जाए तो व्हाट इज कॉमन बिटवीन कुट्टे, शंकर, लक्ष्मण एंड सुधीर धर? क्लासिकल डांस, ड्राइंग, कार्टून्स, फिल्म डायरेक्शन, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक? तो 94 की मैं बात करूं तो 94 में क्या हो जाएगा भाई? ड्राइंग, कार्टून्स। चलिए भाई, अब देखो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है हम अपने प्रश्न पत्र को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करते जा रहे हैं, तो अंत तक अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे साथ। चलिए, 95 की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मेंबर्स ऑफ क्वाड एज वेल एज G7? अब यहाँ पे देखना है कि G7 है, क्वाड के कौन से मेंबर्स है। देखो, क्वाड इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ था 14 तारीख को, वीडियो को, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 95 की बात करूं तो जापान भी है और यूएस, 95 की मैं बात करूं तो जापान और यूएसए दोनों इसमें राइट आंसर। चलिए, गौतम बुद्ध अटेंड निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति जो है गौतम बुद्ध को कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति इनको जो है बोध गया में हुई थी, निर्वाण बोलते हैं ना जिसको। चलिए, 97, चोरी, धोखाधड़ी आदि के मामले में मौद्रिक सीमा क्या है?
जिसके ऊपर मामले की जांच के लिए पुलिस को सूचित किया जाता है। तो कौन है भाई इसमें 97 का क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई? 50,000 रुपए। चलिए, चाइना सत्यम इज अ रिनोड ग्रुप ऑफ द डांस फॉर्म। देखो भाई किससे रिलेटेड है? 98 का क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी से संबंधित है ये भाई। चलिए 99 की मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें राइट आंसर की बात करूं तो मजबूत राजकोषीय स्थिति, स्ट्रॉन्ग फिस्कल सिचुएशन। चलिए भाई, अब देखो सिर्फ हमें 40 प्रश्नों की ही श्रृंखला को हमें कंप्लीट करना है। 40 प्रश्न ही अब हमारे रह चुके हैं। चलिए भाई, आप 100 प्रश्न अभी तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे 100वें प्रश्न को। बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यू ईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सर्व शिक्षा अभियान विल बी समन एज नेम्ड प्रोग्राम। इट विल बी कौन सा होगा भाई? सर्वे का आंसर क्या हो जाएगा? समग्र शिक्षा स्कीम। चलिए देखो, अब ये देखो उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला था ना कि 56 मार्क्स की आपकी उत्तराखंड आएगी, बताया था। तो अब जो आपके कुछ जो है उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। भाई देखो, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड आ गया है। यहाँ पे उनकी हाईएस्ट, उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक भी आ गए, उनकी मीटर्स पे उनकी हाइट भी आ गया और नाम भी आ गया। तो कामेट, माण पर्वत, वासुकी पर्वत या बंदरपूछ। तो सबसे पहले अगर 101 की बात करें तो 101 का क्या हो जाएगा भाई? इसमें ए का 4, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ए का 4 किस में दिया जा रहा है? 3 में। तो 3 विल बी योर राइट आंसर। की कामेट की जो हाइट है कितनी है भाई? 67 6,792 इसकी जो है यहाँ पे कामेट किया। तो ऐसा है कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर का भी याद है तो आप उसके बाद एलिमिनेट करके बाकी को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 102 की बात करते हैं। द लीव्स ऑफ विच यानी कि हर्बल चाय और सनबर्न क्रीम तैयार करने में निम्नलिखित में से किस फल की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? बेड़ू, घिंगारू, सैतूत या हिसालू। तो 102 का क्या हो जाएगा भाई? घिंगारू। घिंगारू की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए, गढ़वाल पेंटिंग्स किसने बनाई? किरण शाह, अमरनाथ। गढ़वाल पेंटिंग्स के लिए देखो आपके जो है मौलाराम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है गढ़वाल पेंटिंग्स के नाम पे, है ना। चलिए, चित्रकला को इनके द्वारा ही जो है प्रमोट किया गया था। फिर आगे चलकर बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने जो है मौलाराम की जो चित्रकला है उसको प्रमोट किया था। चलिए आगे देखते हैं 104। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य के शासक कौन थे? भाई बहुत इजी क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में टिहरी राज्य का विलय हुआ था 1949 यानी कि 1949 में हुआ था। उस समय आपके जो मैं बात करूं तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानवेंद्र सर जो आपके टिहरी के राजा थे। बहुत इजी क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। चलिए, गढ़वाल हिमालय रम्माण का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान किसके लिए भाई? तो यहाँ पे 105वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। कहाँ का है भाई ये? 105वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमोली। तो रम्माण जो आपका कहाँ का फेमस है भाई? चमोली का है। चलिए आगे देखते हैं। 1929 में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग का अनुवाद पूरा किया था? भाई बहुत इजी है। कौसानी में जो है इन्होंने अनासक्ति योग का जो है अनुवाद किया था। कौसानी कहाँ है आपका? बागेश्वर में। तो बागेश्वर में आए थे ये। चलिए 107। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से नहीं है? सिडकुल, सितारगंज, सेलाकुई, हरिद्वार, रुड़की। तो कहाँ है भाई? तो मैं बात करूं 107 की तो सितारगंज में भी है, सेलाकुई में भी, हरिद्वार में भी है, लेकिन रुड़की में आपके सिडकुल नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में एक बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व है? तो राजा जी, नंदा देवी, गोविंद या कॉर्बेट। कौन सा है भाई इसमें बायोस्फीयर रिजर्व की मैं बात करूं तो नंदा देवी। अब आपको पता है कि नंदा देवी आपकी यूनेस्को में भी है यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी आपका जो है यहाँ पे नंदा देवी को रखा गया है। चलिए, किस वर्ष में उत्तराखंड सरकार ने अपना पंचायती राज अधिनियम पारित किया था? तो किस वर्ष में किया था भाई? 1900 कब? 2016, 2018, 2012, 2014। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 2016 में जो आपके पंचायत अधिनियम को पारित किया था। चलिए, उत्तराखंड का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 320 किलोमीटर आपका जो है उत्तराखंड का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। चलिए आगे देखते हैं। 111। उत्तराखंड में मैती आंदोलन की शुरुआत की थी। तो भाई देखो, आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड कितना इजी क्वेश्चन पूछे, उत्तराखंड में कितने इजी पूछा गया। तो उत्तराखंड आपका जो है काफी इजी पूछा गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मैती आंदोलन 1 बाय 1 क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से। चलिए, तो मैती आंदोलन कौन थे भाई? चंडी प्रसाद भट्ट, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत। तो 111 का क्या हो जाएगा भाई? मैती आंदोलन किससे रिलेटेड था? कल्याण सिंह रावत ने किया था शुरू। चलिए, कथन कारक वाला क्वेश्चन। उत्तराखंड को
महाभारत में उत्तर कुरु के रूप में संदर्भित किया गया था। फिर उत्तराखंड को मोटे तौर पर दो क्षेत्रों में विभाजित किया था, गढ़वाल और कुमाऊं। तो भाई दो, देखो दोनों कथन जो है बहुत इजी है, सही आ रहे हैं कि महाभारत के समय पर जो है उत्तराखंड को उत्तर कुरु भी कहा गया था और उसी में ही आपको उत्तराखंड को भी क्या दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, गढ़वाल और कुमाऊं, यानी कि केदारखंड और मानस खंड में आपको बताया था। चलिए 113 प्रश्न। उत्तराखंड नेपाल के बात करी जाए तो यहाँ पे उत्तराखंड शेयर्स इट्स बॉर्डर विद विच प्रोविंस ऑफ नेपाल। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शंस ठीक से दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है गणाकी प्रदेश, बागमती प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, या फिर सुदूर पश्चिम प्रदेश। तो 113 का क्या आ जाएगा भाई? 113 में आपने कई बार सुना होगा कि सुदूर पश्चिम प्रदेश, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? HAL, BHEL, ONGC या फिर CBRI। तो कौन सा है भाई? HAL जो है आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? शिवांगी पाठक, अनीता देवी, अरुणिमा सिन्हा या फिर प्रियंका मोहिते। तो 115 का क्या हो जाएगा भाई? अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी आपको प्रियंका मोहिते। चलिए, झूम क्या है भाई? झूम एक प्रकार की कृषि है, यानी कि कृषि का एक प्रकार। झूम कल्टीवेशन आपने सुना होगा, झूम खेती आपने सुना होगा। भाई संगोली की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो संगोली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 1516 में। 117 का। चलिए, अल्मोड़ा के पास खगमरा का ऐतिहासिक किला किसके द्वारा बना था? तो भाई खगमरा किला जो है किसने बनाया था? चंद वंश के संस्थापक बालो कल्याण चंद ने बनाया था खगमरा किला। उत्तराखंड का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है भाई? उत्तराखंड का सबसे बड़ा आदिवासी समूह जो है थारू जनजाति है, जो कि आपके कौन से क्षेत्र में निवास करती है? नीचे उधम सिंह नगर वाले क्षेत्र में जो आपकी थारू जनजाति निवास करती है। उत्तराखंड ने किस शहर को दुनिया की पैराग्लाइडिंग राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए रोड मैप तैयार किया है? तो 120 का जो हो जाएगा राइट आंसर टिहरी, है ना। चलिए, पैराग्लाइडिंग के लिए। चलिए भाई, अच्छा चलिए आप देखते हैं 120 हम कर चुके हैं ना, 121 हम करेंगे। तो 121वें प्रश्न की ओर बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है आगे जो है फर्स्ट हर पेज का ना फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, तो यहाँ पे 121वें प्रश्न की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट इन उत्तराखंड एंड द हाइट एट विच दे आर फाउंड इज इनकरेक्ट? हिमालयन, हिमालय, आर्द्र, समशीतोष्ण। तो यहाँ पे 121वें प्रश्न की मैं बात करूं तो यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अबव 3800 में नहीं पाए जाते हैं। चलिए, कालो मेरा इज एसोसिएटेड विद रिवॉल्ट ऑफ 1857। जैसा आपने देखा होगा कि कालो मेरा किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति से। जहां पे इन्होंने देखा, आपने पढ़ा होगा, और जो नहीं भी पढ़ा है जिन्होंने, वो आगे पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति में क्रांतिवीर नामक संगठन जो इनके द्वारा बनाया गया था और बेसिकली आपके चंपावत वाले क्षेत्र से बिलोंग करते थे। चलिए, कथन कारक वाला क्वेश्चन है। सरस्वती नदी माणा गांव बद्रीनाथ मंदिर के पास अलकनंदा नदी से मिलती है। तो ये बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। घृत गंगा और ऋषि गंगा अलकनंदा की मुख्य सहायक नदियां नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा भाई। जो अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपकी सहायक नदियां नहीं है, तो घृत गंगा नहीं है। चलिए, तो ऋषि गंगा हम बोल भी सकते हैं लेकिन घृत गंगा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 123 का 1 हो जाएगा। उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो अल्मोड़ा अखबार आपका जो है पहला समाचार पत्र था। चलिए, अब बात करते हैं फिर 125वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन था जिसे उत्तराखंड में राजस्व पटवारी पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया था? हरीश रावत, पुष्कर धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत। 125वें का प्रश्न कौन सा हो जाएगा भाई? पुष्कर सिंह धामी। चलिए आगे देखते हैं। गढ़वाल लगभग 300 वर्षों तक एक समेकित राज्य बना रहा, जिसकी राजधानी इस शहर में थी। सितारगंज, टनकपुर, जोशीमठ या श्रीनगर? तो श्रीनगर में जो है इसकी राजधानी थी। चलिए, जोशीमठ आपका चमोली वाला क्षेत्र, टनकपुर सितारगंज आपका इधर नैनीताल वाला क्षेत्र आ जाएगा, है ना। चलिए, नैनीताल और उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी जिले से स्थित नहीं है? तो थागला, मांगला, मुलिंगला या फिर
सांग चोकला, तो सांग चोकला भी है। तो 127 का क्या हो जाएगा? मनीला जो है यहाँ पे मनीला जो है इससे संबंधित, उत्तरकाशी से संबंधित नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्ययुगीन पुस्तक उत्तराखंड का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडाइवल बुक इज द सोर्स ऑफ उत्तराखंड? शाहजहानामा, बाबरनामा, तारिक बदायनी, जहांगीरनामा। तो कौन सी नहीं है? तो 28वें का क्या हो जाएगा भाई? बाबरनामा जो है इसमें नहीं है। बाकी आप लोग जो है सभी में आप लोग उत्तराखंड का जिक्र देख सकते हैं। कुमाऊं उत्तराखंड में मिलम क्या है? मिलम क्या है? तो मिलम एक घाटी है, या फिर इसको आप एक ग्लेशियर भी बोल सकते हैं ना। 129 का क्या हो जाएगा? ग्लेशियर है। सतोपंथ ग्लेशियर इज द ट्रांसवर्स विच इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट भागीरथी और खर्क ग्लेशियर है ना। 130 का पूछ रहा है ये। द नीलकंठ पीक इज सिचुएटेड साउथ ईस्ट ऑफ सतोपंथ ग्लेशियर। अब बताओ कौन सा सही है? तो मैं बात करूं यहाँ पे, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए भाई आगे बात करते हैं हम। 131वें प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो राजकीय वृक्ष की मैं बात करूं तो राजकीय वृक्ष कौन सा हो गया भाई? बुरांस, ब्रह्मकमल, साल या टीक? तो सागौन है ना। तो कौन सा भाई? 131 का क्या राइट आंसर है? बुरांस जो है आपका उत्तराखंड का स्टेट ट्री है। इन 1969 सुमित्रा नंदन पंत वॉज अवॉर्डेड जनपीठ अवार्ड है ना, प्रसिद्ध ज्ञानपीठ अवार्ड, सॉरी ज्ञानपीठ, यहाँ पे ठीक से लिखा नहीं है ना इंग्लिश में। तो ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया था। तो कौन थे भाई? किसने किया था भाई? फॉर हिज फेमस पोएम एंड टाइटल। तो कौन सी थी वो? तो 132 का क्या आंसर हो जाएगा? क्या होगा? चिदम्बरा के लिए इनको जो है सुमित्रा नंदन पंत जो कि उत्तराखंड की थी, उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ग्रीन डे इज सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ग्रीन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ग्रीन डे की मैं बात करूं तो 5 जुलाई को जो है उत्तराखंड में ग्रीन डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, एट विच प्लेस इन उत्तराखंड डिड द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंस्टॉल्ड एज डॉपलर वेदर रडार? उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विभाग ने डॉपलर मौसम रडार स्थापित किया है? चमोली, चंपावत, देहरादून, चक्राता। तो 134वें का क्या आंसर हो जाएगा भाई? चक्राता में जो है यहाँ पे स्थापित किया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने लेखन और अपने जीवन के माध्यम से व्यक्तित्व बनाया जिसने उन्हें जनक ठाकर का लेबल दिया? तो सैलिस मटियानी, तारा अली बेग, पुष्पेश पंत या शेखर जोशी? तो 135 का क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई? 135 का ए हो जाएगा, सैलिस मटियानी। चलिए, 4 प्रश्न की श्रृंखला में बचे हुए, अब 4 प्रश्न बचे हुए। 136 कुंभ मेला दुनिया की सबसे बड़ी सभा किस वर्ष हरिद्वार में आयोजित की गई? तो लेटेस्ट अगर मैं बात करें तो 136वें का क्या हो जाएगा कि 2021 में जो है कुंभ मेला स्थापित मतलब हरिद्वार में आयोजित किया गया था। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में किस नदी का स्रोत शामिल है? तो टॉस, यमुना, भागीरथी, भिलंगना। तो 137 का क्या हो जाएगा भाई? टॉस नदी का जो है यहाँ पे स्रोत शामिल है। चलिए आगे फटाफट करते हैं। रमसार साइट क्या होते हैं? अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि, अंतरराष्ट्रीय महत्व की ज्वालामुखी, अंतरराष्ट्रीय महत्व की स्मारक, अंतरराष्ट्रीय महत्व के पर्वत। तो रामसार साइट्स आपको पता है क्या होती है भाई? आर्द्र भूमि, जिनको हम बेसिकली वेटलैंड्स कहते हैं। चलिए, नीचे दिए गए कथन है तराई क्षेत्र की मिट्टी नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ में समृद्ध है लेकिन फॉस्फेट की कमी है। दूसरा कथन, आर्द्र जलवायु, दलदली भूमि और उपजाऊ मिट्टी तराई क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। तो 139 का क्या हो जाएगा भाई? कथन ए और कथन दो दोनों सही है, क्योंकि आपको पता है कि तराई क्षेत्र में खेती ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे क्या है आपका? आर्द्र भूमि है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट प्रश्न हम इस श्रृंखला की बात करूंगी, तो लास्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। 140वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित क्षेत्र में किस क्षेत्र में वर्षा कम होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है कौन से क्षेत्र में भाई? टिहरी। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा आपके जो कनिष्ठ सहायक जो हुआ था 17 मार्च 2024 को, आपका कनिष्ठ सहायक और व्यक्तिक सहायक जो है आपका क्लैरिकल और स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था लास्ट, उस पेपर को हमने सॉल्व किया। चलिए, ये तो हमने देखा कि पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट से लेके हाई था। हम इजी भी नहीं बोल सकते, टफ भी नहीं बोल सकते, है ना। मॉडरेट टू हाई रहा पेपर। और मैं बात करूं तो जो बच्चे इस साल पेपर देंगे तो उनके लिए थोड़ा सा देखो ये बात तो है कि हर साल जो एग्जाम जब आप देते हैं तो हर साल जो है आपका कंपटीशन बढ़ता है, क्योंकि हर साल नए बच्चे आते हैं। बहुत से बच्चे आप में से नए होंगे,
बहुत से बच्चे वही पुराने होंगे। तो देखो इस बारी जो है आपको थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हर बारी जो है पेपर टफ होता है, हर बारी कंपटीशन इंक्रीज होता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि इस बार पेपर का लेवल भी लिटिल हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा और अच्छा आएगा और अच्छा टफ हो सकता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।